स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक अगले कल है और ठीक उससे पहले अब यहां सरकार की ओर से लोन भी लिया जा रहा है। ये जुलाई महीने के लिए लोन लिया जा रहा है, लेकिन परेशान होने वाली बात यह है कि अब देखिए, अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात करें तो नए वित्त वर्ष में ही 3,400 करोड़ तक का लोन सरकार ले चुकी है। इसके बाद लिमिट कितनी बचती है, बारीकी से हम आपके साथ इस पर चर्चा करने वाले हैं। और क्या लोन लेने पर या बार बार जल्दबाजी में जिस तरह से लोन लिया जा रहा है, इससे कोई मुसीबत भी आने वाले समय में आ सकती है कर्मचारियों पर, खास तौर पर अगर हम उनकी सैलरी और पेंशन को लेकर बात करें तो बारीकी से इस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात टीचर्स की बड़ी जीत पर करेंगे, क्योंकि कोर्ट से शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया है और इसमें सरकार को लताड़ भी लगाई है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि वन विभाग को भी यहां कोर्ट की ओर से लताड़ लगाई गई है। वन विभाग के कर्मचारियों पर जल्दी ही गाज गिर सकती है। ये कहां का मामला है, क्यों वन विभाग के कर्मचारी फिलहाल लपेटे में आ गए हैं, ये जानकारी आपको देंगे। एक जगह पर शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लगातार इस तरह के केसेस अब हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जहां शिक्षक और छात्राओं के रिश्ता ताड़ ताड़ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, शिक्षक जिसे कि माता पिता से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, अगर इस तरह की अश्लील हरकतें बार बार करेंगे, और कई तरह के स्कूलों में अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, कई मामले इससे पहले इस तरह के वायरल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक शिक्षक बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि सभी शिक्षकों की सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन बीच में इक्का दुक्का शिक्षक ऐसे हैं जो सभी शिक्षकों की छवि एक तरह से खराब करने में लगे हुए हैं। अब ये मामला कहां से सामने आया है, शिक्षक की सस्पेंशन यहां पर कर दी गई है, ये जानकारी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मॉनसून से करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले कल और आज की बात करें तो मॉनसून काफी ज्यादा धीमा पड़ गया है। आज तो पूरा दिन तेज धूप भी खिली रही है और इसी के साथ साथ तापमान में भी उछाल आ गया है। लेकिन अभी 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले कल मौसम खराब रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी दी गई है। अब ये अगले कल ही पता चलेगा कि आज की तरह ही मौसम साफ रहता है या फिर बारिश होती है, क्योंकि बागवानों की बात करें तो ये तो बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जिला शिमला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। ये ठियोग पुलिस है जिन्होंने नशा तस्करी के बड़े माफिया को, एक सरगना को पकड़ लिया है। और जो सरगना है ये नेपाली मूल का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से ये नशा की तस्करी कर रहा था। और इतना ही नहीं, इसके पास से अफीम तो बरामद की, लेकिन इसके बैंक अकाउंट में भी 3 करोड़ का लेन देन हुआ है पिछले 2 वर्षों में। फिलहाल बैंक अकाउंट के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी को भी पुलिस की ओर से सील कर दिया गया है। बाकी की पूछताछ इससे हो रही है। बैकग्राउंड लिंक्स को खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस की ओर से की जा रही है। तो बड़ी कामयाबी ठियोग पुलिस के हाथ लगी है। एक स्पेशल जाल इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए ठियोग पुलिस ने बिछाया था, जिसमें कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। यूपीएससी कोचिंग का शेड्यूल बदल दिया गया है। ये राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क कोचिंग देने की योजना शुरू की गई है उन विद्यार्थियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे कोचिंग सेंटर्स। तो अब यहाँ एचपीयू में ये कोचिंग दी जाएगी, लेकिन शेड्यूल बदल दिया गया है। पहले ये कहा था कि 11 जुलाई तक आवेदन दिए जाए, उसके बाद 17 जुलाई को फिर लिखित परीक्षा भी होनी है। लिखित परीक्षा में जो कोई विद्यार्थी पास हो पाएंगे उन्हें ही निःशुल्क यहाँ यूपीएससी की कोचिंग दी जाएगी, क्योंकि सीट कम है और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, हजारों में वो छात्र हैं जो इच्छुक हैं निःशुल्क कोचिंग लेने के लिए। तो इसी वजह से लिखित परीक्षा होने वाली थी। पहले 11 जुलाई आखिरी तारीख रखी गई थी आवेदन लेने के लिए, लेकिन ये बढ़ाते हुए अब 17 तारीख कर दी गई है। छात्रों ने दरअसल ये मांग उठाई थी कि कुछ एक छात्र अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं, कुछ एक क्या जो पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी आड़े आ रहा है। पहले क्योंकि 17 जुलाई को ये लिखित परीक्षा होने वाली थी, लेकिन 17 जुलाई को कुछ एक परीक्षाएं भी क्लैश कर रही थी, जिस वजह से अब लिखित परीक्षा होगी 21 जुलाई को और आवेदन की तिथि 11 से बढ़ाकर 17 जुलाई यहां पर कर दी गई है। 17 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 21 जुलाई को फिर लिखित परीक्षा होगी। और इस बार तिथि ऐसी निर्धारित की गई है जिसके साथ कोई काउंसलिंग या कोई अन्य परीक्षा क्लैश ना कर सके। तो छात्रों की मांग पर यहां गौर किया गया है। वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी डाल दी गई है। अब 1 अगस्त से 31 मार्च 2025 तक ये निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर 800 घंटे कोचिंग के रहने वाले हैं, जितने भी दिन यानी कि कोचिंग दी जाएगी। अगर कुल मिलाकर हम 1 अगस्त से 31 मार्च तक की बात करें, 31 मार्च 2025 की, तो फिर 800 घंटे बनते हैं।
इसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उन्हें 4,000 रुपए फीस देनी होगी, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 8,000 फीस इसमें रखी गई है। लेकिन उससे पहले लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी। और अब 21 जुलाई लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एक तरह से शेड्यूल में पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी सेकेंड ईयर का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 2,533 छात्र बैठे थे और इस बार परीक्षा 47% छात्रों ने ही पास की है, यानी कि एक तरह से रिजल्ट जो रहा है वो 47% रहा है। 50% भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है। एचपीयू की ओर से बीएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए अब एग्जामिनेशन सेंटर आरकेएमवी नहीं होगा, बल्कि एचपीयू में ही ये परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने 265 लेक्चरर स्कूल न्यू को रेगुलर किया है। 31 मार्च को इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया था। कई विषयों से जुड़े ये स्कूल लेक्चरर स्कूल न्यू थे। इसमें हिंदी, कॉमर्स, इतिहास जैसे विषय इन प्रवक्ताओं की ओर से पढ़ाए जा रहे थे। नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे और ये भी वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर भी ये पूरी अपडेट दी है। देखिए, 2 ही बड़ी परीक्षाएं एक ही दिन में आ गई है। ये शिकायत भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से की जा रही है। एक तो एमए हिंदी की परीक्षा है और दूसरी टेट की परीक्षा है। दोनों 13 जुलाई को पढ़ रही हैं, जिस वजह से छात्र कंफ्यूजन में है कि अब कौन सी परीक्षा दे। हालांकि छात्रों ने दावा किया है कि परीक्षा नियंत्रक को ये मांग पत्र दे दिया गया है कि टेट की परीक्षा का शेड्यूल बदला जाए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का कहना है उनके पास कोई भी ऐसा मांग पत्र नहीं पहुंचा है। इससे पहले परीक्षा की तिथि बदलने पर जितनी भी मांगे आई हैं उन्हें सुना गया है और उस पर विचार करने के बाद अलग से अधिसूचना भी जारी हुई है, जो तिथियां निर्धारित की जाती हैं बदलकर। लेकिन ऐसा कोई मांग पत्र आया नहीं है। जैसे ही आएगा इस पर भी सोच विचार किया जाएगा। छात्र दावा कर रहे हैं मांग उठा दी गई है, तो फिलहाल उन्हें ये क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए कि उनका मांग पत्र यहाँ परीक्षा नियंत्रक के पास पहुंचा भी है या फिर नहीं पहुंचा है। ये क्योंकि टेट की परीक्षा और एमए हिंदी का एग्जाम एक ही दिन 13 जुलाई को आ गया है, तो एक दिन में एक ही परीक्षा यहां पर अटेंड की जा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से आज एक बड़ी जानकारी दी गई है। तकरीबन हिमाचल प्रदेश में 800 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मर्ज किया जाएगा। ये तो पहले ही फैसला हो गया था कि क्लस्टर सिस्टम में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को अब तैयार किया जाएगा, यानी कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी ग्रामीण इलाकों में या शहरों में सरकारी स्कूल हैं और अगर एनरोलमेंट वहां पर कम है तो उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। स्टाफ उनमें एक रहेगा, मिड डे मील भी एक ही उनके लिए रहेगा, अलग अलग मिड डे मील स्टाफ नहीं फिर रखा जाएगा ऐसे स्कूल्स में। प्लेग्राउंड एक होगा, मॉर्निंग असेंबली एक साथ होगी। ये तरह तरह के पैरामीटर्स तय किए गए थे। फिर बाद में कुछ एक विवाद भी हुए थे, जैसे मॉर्निंग असेंबली की या मिड डे मील की बात करें तो फिर इसमें फेरबदल किया जाएगा। यह आश्वासन शिक्षा सचिव की ओर से दिया गया था और काफ़ी हद तक कुछ एक रूल्स को लेकर छूट भी दे दी गई थी, जैसे मॉर्निंग असेंबली या मिड डे मील की हम बात करें। हालांकि मिड डे मील पर अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि एक ही स्टाफ रहेगा मर्ज किए गए स्कूल्स में या फिर अलग रहेगा। लेकिन मॉर्निंग असेंबली एक साथ कैसे करवाई जा सकती है, ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा जब स्कूल भवन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर भी होंगे। तो क्लैरिटी तो खैर इस पर भी नहीं मिली है, लेकिन ये बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि क्लस्टर सिस्टम ही तैयार होगा। इसके लिए 800 स्कूलों का चयन कर लिया गया है। प्रथम चरण में ऐसे स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा जहां पर 5 से भी कम एनरोलमेंट है और दूसरे चरण में ऐसे स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा जहां 10 से भी कम एनरोलमेंट होगी। एक ही भवन का इस्तेमाल और संसाधनों का इस्तेमाल एक ही तरह से उन छात्रों के लिए किया जाएगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि एक स्कूल के छात्र को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जो सबसे नज़दीक दूसरा स्कूल होगा वहीं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और जो शिक्षकों का स्टाफ है उसमें भी युक्तिकरण करने की बात हो रही है। जहां ज़रूरत है स्कूलों में शिक्षकों की वहीं उन्हें भेजा जाएगा। अभी क्योंकि शिक्षकों की कमी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बिना शिक्षक ही चल रहे हैं, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन होने वाली है। 1.5 से 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में मान लीजिए 3 स्कूल आते हैं और 3 स्कूल्स में हिंदी विषय पढ़ाने वाले 3 टीचर हैं, तो वहाँ पर 1 या 2 टीचर्स ही रखे जाएंगे। जो तीसरा टीचर है उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक ऐसे स्कूल में जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं होगा। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था आने वाले दिनों में होने वाली है और 1.5 से 2 किलोमीटर तक का दायरा फिलहाल इसमें रखा गया है। 700 से 800 के करीब ये स्कूल हैं जिन्हें मर्ज करने की यहाँ बात हो रही है और इसी के साथ साथ रैशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण भी होने वाला है, विशेष तौर से शहरों में अधिकतर ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां एक ही विषय पढ़ाने के लिए 3-3 शिक्षक भी मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर हम ग्रामीण इलाकों में जाए तो एक भी शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं होगा। तो इसी तरह से ये आंकड़ा सामने आया है कि फिलहाल
देखिए 350 स्कूल ऐसे हैं जो कि बिना शिक्षक के ही चल रहे हैं और ऐसे स्कूलों को लेकर युक्तिकरण होने वाला है, रैशनलाइजेशन होगी, छंटनी होगी और जहां आवश्यकता है वहां शिक्षकों को भेजा जाएगा। 3200 स्कूल ऐसे हैं जो एक एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, तो यहां पर भी शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का काम होगा। छात्र और शिक्षक दोनों की संख्या स्कूलों में बढ़ाई जाएगी, शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाएगी, ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से बड़ा दावा किया गया है। एनटीटी भर्ती पर बड़ी बात रोहित ठाकुर कह गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं भी, तो 1 साल का ही उनके पास डिप्लोमा है, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइंस का पालन करना है ताकि आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नौबत किसी अभ्यर्थी को इसमें ना पड़े। ऐसा होता है जब भी एनसीटीई की गाइडलाइंस को दरकिनार किया जाता है तो फिर आने वाले समय में कोई ना कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसे निकल जाएंगे जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि यहां तो एनसीटीई की गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं हो रही है। इसलिए इस भर्ती में कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रखी जा रही है कि आने वाले समय में विवाद हो, ये मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा। दूसरी बात, आंगनबाड़ी वर्कर्स मांग उठा रही हैं कि 30% क्यों, उन्हें तो 70% कोटा इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से भी ये सेवाएं दे रही हैं, प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ा रही हैं, अब इनकी जगह पर एनटीटी भर्ती हो रही है, तो ऐसे में 70% कोटा होना चाहिए इन महिलाओं के लिए। तो शिक्षा मंत्री ने जवाब सिर्फ इतना दिया है कि शिक्षा विभाग में कोटे से जुड़े सबसे ज्यादा मसले हैं, ये कोटे वाली नौबत ही ना आए, इसके लिए अब एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। यानी कि एक तरह से कोटे वाली प्रक्रिया भी थम सकती है, या यूं हम समझ सकते हैं कि कोई स्थायी समाधान इसमें निकाला जाएगा ताकि बार बार ये कोटा बढ़ाने या घटाने की मांग यहाँ पर ना उठती रहे, इस वजह से क्योंकि झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती होनी है, जल्दी इन शिक्षकों को तैनात कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी जा रही हैं। फिलहाल अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट का ही यहां हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब तो 13 जुलाई के बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी हट जाएगा, तो कितनी तेज गति इसमें लाई जाती है ये हम देखने वाले हैं। देखिए एचआरटीसी से 67 लाख रुपए वसूले गए हैं, ये एचआरटीसी कर्मियों की सैलरी थी जिसमें से 67 लाख वसूल लिए गए हैं। ये देखिए 2 दिन पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। ये हुआ क्या है कि एचआरटीसी कर्मी पहले सवाल उठा रहे थे वर्दी की गुणवत्ता को लेकर कि जो वर्दी उन्हें दी गई है वो ठीक नहीं है। ऐसे में एक बैठक की गई थी। सबसे पहले जो प्रक्रिया थी उसके मुताबिक 2000 रुपए एचआरटीसी कर्मियों को यानी कि चालक परिचालकों को दिए जाते थे वर्दी खरीदने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी भत्ता है बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें गुणवत्तापूर्वक वर्दी नहीं आ पाती है, यानी कि एक तरह से क्वालिटी वाली अच्छी हाई क्वालिटी वाली वर्दी नहीं आ रही है। फिर प्रबंधन के साथ बैठक में ये डिसीजन हुआ था कि प्रबंधन उन्हें खुद ये वर्दी खरीद कर देगा, और ऐसा हुआ भी। 2748 रुपए की वर्दी अब यहाँ प्रबंधन की ओर से खरीदी जा रही है। इसमें 2 सेट आएंगे ताकि साल में 2 सेट, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं एचआरटीसी कर्मियों की ओर से 2 सेट की आवश्यकता उन्हें पड़ती ही पड़ती है। और इसमें विवाद इस बात को लेकर हो गया है कि 748 रुपए इनकी सैलरी में से काट दिए गए हैं। अब इसमें एचआरटीसी कर्मचारी विवाद इस वजह से कर रहे हैं, इस वजह से सवाल उठा रहे हैं कि प्रबंधन अपने पैसों से यानी कि सरकारी पैसे से इन्हें ये वर्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्हीं की सैलरी से ये तो कटौती हो गई है। 748 रुपए की पहला सेट जो मिला है और दूसरे सेट के लिए भी इन्हीं की सैलरी से ये राशि जाने वाली है, तो इससे ये सहमत नहीं है। इन्होंने इस पर कई सवाल उठाए हैं और ये मांग उठाई है कि जो पूरी सैलरी है उन्हें दी जाए, जो वर्दी के सेट दिए जा रहे हैं वो एचआरटीसी प्रबंधन को अपने अकाउंट से देने चाहिए, यानी कि वहाँ राशि अपने अकाउंट से वो खर्च करे, इसमें सैलरी क्यों इनकी बीच में कट की जा रही है। अब देखना होगा ये विवाद थमता है या नहीं थमता है, क्योंकि 8500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। अब क्वालिटी ड्रेस तो बोर्ड प्रबंधन ने दे दी है, लेकिन जो वर्दी भत्ता बढ़ाने की मांग की थी वो तो पूरी होती हुई नजर आई नहीं, और उल्टा इनकी सैलरी से ही यहाँ पर 748 रुपये अभी फिलहाल एक सेट के लिए काट दिए गए हैं। तो साल में यानी कि 2 बार ये राशि भी इनकी सैलरी से कटने वाली है अगर इसी तरह की व्यवस्था रहती है। अब कुछ एचआरटीसी कर्मचारियों का कहना है कि इससे अच्छा तो वो 2000 की राशि ही थी जो इन्हें थमाई जाती थी खुद वर्दी खरीदने के लिए, लेकिन उसमें क्वालिटी वाली ड्रेस नहीं आ पाती थी। तो इस प्रकार से 67 लाख रुपए वसूल लिए हैं परिवहन निगम ने एचआरटीसी कर्मचारियों के। लेकिन एक राहत भरी खबर भी है एचआरटीसी वालों के लिए, और ये
देखिए उन कर्मचारियों से जुड़ी है जो कि 2006 से पहले के लगे हुए हैं। कोर्ट की ओर से क्योंकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी का लाभ इन्हें दिया जाए, तो वो सभी कर्मचारी जो 2006 से पहले के लगे हुए हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का लाभ अब इन्हें मिलने जा रहा है। जो कर्मचारी कोर्ट गए उन्हें भी और जो नहीं गए उन्हें भी ये लाभ दिया जाएगा। 31 मार्च को जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं उन्हें भी रेगुलर किया जाएगा और नियुक्ति की तिथि से ही उन कर्मचारियों को भी वरिष्ठता का लाभ मिलने वाला है। ये दरअसल प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की ओर से जानकारी दी गई है और ये आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि 25 जुलाई को एक बार फिर जेसीसी की बैठक वो एचआरटीसी कर्मियों के साथ करेंगे। इसमें कुछ एक मांगे हैं दरअसल एचआरटीसी कर्मियों की। एक तो स्टाफ कम है तो स्टाफ को बढ़ाया जाए, दूसरी मांग नाइट ओवर टाइम की अदायगी ने अभी तक नहीं हो पाई है, तीसरी मांग इनके जो बाकी के भत्ते हैं वो भी पेंडिंग है, उसकी भी अदायगी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मेडिकल रिवर्समेंट से जुड़ी भी यहाँ एचआरटीसी पेंशनर्स और कर्मचारियों की कई तरह की शिकायतें रहती हैं। तो अब ये जेसीसी की बैठक में सभी मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो पाते हैं ये हम देखेंगे। रोहन चंद ठाकुर ने आश्वासन ज़रूर दिया है, लेकिन आश्वासन धरातल पर कब और कितनी जल्दी उतरता है ये भी हम देखने वाले हैं। देखिए शिमला डीसी अनुपम कश्यप का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। अगर आपको किसी भी अकाउंट से और अनुपम कश्यप के नाम से जो अकाउंट बना होगा व्हाट्सएप पे यदि कोई भी मैसेज आता है तो तुरंत प्रभाव से उसे ब्लॉक एंड रिपोर्ट करें। ये जानकारी खुद ही जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप की ओर से दी गई है और ये अपील भी की गई है कि साइबर क्राइम को लेकर वो सतर्क रहें। किसी के भी नाम से देखिए व्हाट्सएप फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उसमें फिर पैसे मांगे जाते हैं, कोई ना कोई मदद ली जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो जिला उपायुक्त हैं, हमसे मदद मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और ये सोचकर वो मदद कर भी देते हैं, लेकिन ये महंगा आपके लिए पड़ सकता है। देखिए कल कैबिनेट बैठक है और सबसे ज़्यादा एजुकेशन से जुड़े एजेंडाज इसमें लगाए गए हैं। पहली बात स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर करना चाहेंगे, 245 के पद के करीब इनके पद भरे जाने हैं। इस फैसले को अगले कल मंजूरी मिल सकती है। दूसरी बात करना चाहेंगे एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत जो शिक्षक लगे हैं ये रेगुलर होने वाले हैं और 18 के करीब इनकी संख्या है। कई साल हो गए इन्हें स्कीम के तहत लगे हुए, लेकिन अब ये भी रेगुलर होने जा रहे हैं। ये बात आज खुद शिक्षा मंत्री ने कही है कि प्रस्ताव तैयार हुए हैं, कैबिनेट में ले जाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम मोहर तो कल ही लगनी है, पुष्टि फिलहाल कल शाम तक ही हो पाएगी, लेकिन जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उससे जुड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। इसके अलावा भर्ती नियमों में संशोधन होना है, टीजीटी और जेबीटी की, ये मामला भी जा रहा है। रोपवे को लेकर भी पर्यटन विभाग की ओर से एक मामला जा रहा है और राजस्व विभाग की ओर से पटवारियों को स्टेट कैडर में ले जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। बल्क ट्रक पार्क पर भी यहाँ चर्चा होने वाली है क्योंकि 1 साल का एक्सटेंशन बल्क ट्रक पार्क को भी यहाँ मिल गया है। 903, 939 दो पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें कमेटी की ओर से अप्रूवल मिल गया है, क्लियरेंस दे दी गई है कि इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा जितने कल्प्रिट्स हैं उनकी सीटों को छोड़कर। तो लेकिन यहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन नहीं हो पाए थे, अब ये राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से साइन करवा दिए गए हैं कार्मिक विभाग की ओर से। अब अगले कल ये भी मामला बिल्कुल कैबिनेट में जा रहा है मंजूरी के लिए और फिर इसमें भी रिजल्ट घोषित हो पाएगा। अगली प्रक्रिया 903 और 939 में भी होने वाली है। देखिए एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये दरअसल विधानसभा क्षेत्र ज्वाली का बताया जा रहा है। यहाँ सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने छेड़छाड़ की जमा 1 की छात्रा से, उसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया है और जिला किन्नौर के हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है और तुरंत प्रभाव से शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन लिया है क्योंकि यहाँ मौखिक रूप से भी छात्राओं ने कई बार इस शिक्षक की शिकायत की थी। उसके बाद जांच कमेटी इसमें बनाई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह सस्पेंशन का फैसला ले लिया गया है विभाग की ओर से और जांच कमेटी ने इसमें तर्क लिया है सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का भी। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि कई बार छात्रा मौखिक रूप से इस शिक्षक की शिकायत कर चुकी थी, जिसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया है, हेडक्वार्टर किन्नौर में तैनात किया गया है और ये शिक्षा निदेशक ने कहा है कि इस तरह की हरकतों को किसी भी स्कूल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में और कड़ी सजा ऐसे शिक्षकों को दी जाएगी जो कि छात्राओं को हैरेस करने का काम कर रहे हैं। देखिए वन विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही इतनी बड़ी है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर लताड़ लगाई है।
दरअसल ये मामला मंडी चैल चौक का बताया जा रहा है, जहां बड़ा मैदान बनाने के लिए तकरीबन 500 पेड़ों को काट दिया गया। और हैरानी भरी बात यह है कि 500 पेड़ उस जगह पर काटे गए हैं जहां वन विभाग का रेस्ट हाउस था। तो वन विभाग को क्या इसकी जानकारी नहीं हुई? और जब ये पेड़ काट भी दिए गए तो उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है जिन्होंने 500 पेड़ों को काट दिया है, और ना ही इस जगह पर दूसरे नए पौधे लगाए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा है, आखिरकार ये लापरवाही क्यों बरती गई? वन विभाग के कर्मचारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पेड़ कटान करने वाले लोगों पर उनसे जुर्माना अभी तक क्यों नहीं वसूला गया है? नया पौधारोपण वहां पर क्यों नहीं हुआ है? इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई है। 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी जाएगी और ये हियरिंग भी होने वाली है। बड़ा फैसला इन कर्मचारियों पर हो सकता है। हालांकि इसमें डीसी मंडी की ओर से रिपोर्ट रखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों ने पेड़ काटे थे 3 लाख का जुर्माना और बाकी समझौता शुल्क भी इनसे वसूला गया है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि 500 पेड़ काटे गए हैं और वो भी बिल्कुल वन विभाग के रेस्ट हाउस के साथ ये इलाका पड़ता है। 100 मीटर की दूरी पर ये रेस्ट हाउस इलाका था जहां पर सड़क की चौड़ाई के लिए और एक अच्छा मैदान तैयार करने के लिए पेड़ों का कटान कर दिया गया है। तो अब मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है। शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। ये हाईकोर्ट से ही जुड़ा मामला है। दरअसल टीजीटी जो 2009 में नियुक्त किए गए थे, उन्हें अब सीनियरिटी के सभी लाभ दिए जाएंगे और 1 मई 2003 से इनकी नियुक्ति को माना जाए। वही बात है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का लाभ देने की यहाँ भी बात हुई है। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि 23 अगस्त तक सभी लाभ इन टीजीटीज को दिए जाएं। और साथ ही साथ हैरानी जताई है सरकार के तर्क पर। सरकार ने इसमें तर्क ये दे दिया था कि वो वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने में असमर्थ हैं। 2002 में चयनित प्रार्थियों सहित जो अन्य अध्यापक हैं उनकी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने में सरकार असमर्थ है और अभी कमज़ोर वित्तीय परिस्थितियों से भी गुजर रही है। तो इस पर लताड़ लगाई गई है, हैरानी भी हाईकोर्ट ने जताई है और 23 अगस्त तक ये सभी लाभ देने के लिए कहा है टीजीटीज को, जो कि 2009 में नियुक्त हुए थे। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं और इसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां बेझिझक होकर पर्यटक पहुंच सकते हैं। जितने भी रोड्स हैं वहां पर ब्लॉकेजेस को ठीक कर दिया गया है, कहीं भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश घूमने आ सकते हैं। और स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि गलत जानकारियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ना फैलाएं। यदि कहीं हादसा पेश आ भी रहा है, मलबा गिर भी रहा है, तो पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क पर ही है, एक तरह से फील्ड पर तैनात किया गया है बहुत सारे कर्मचारियों को। कोई भी रोड ब्लॉक होता है, मलबा गिरता है तो तुरंत प्रभाव से उसका निपटारा भी वहां किया जा रहा है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस विभाग की भी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि पर्यटकों को यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। ये आज एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की ओर से। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं और नवजात शिशु के लिए बेबी केयर किट खरीदने का भी निर्देश जारी किया है। प्रत्येक किट की लागत 1500 रुपये होगी, लेकिन इसमें कोई कोताही ना बरती जाए, गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और जल्द से जल्द ये खरीदारी कर दी जाए। ये विभाग को निर्देश जारी हो चुके हैं। आज क्योंकि मीटिंग थी और मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मंत्री धनीराम शांडिल ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने बेबी किट के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पहले ही जारी किया है। प्रावधान इसके लिए किया था कि 10 करोड़ का बजट जारी किया जाएगा, तो अब इसमें क्यों आखिरकार देरी हो रही है? किट में दरअसल 20 वस्तुएं शामिल हैं जिसमें डिजिटल थर्मामीटर, नेल कटर, टोपी, सॉफ्ट ब्रिस्टल हेयर ब्रश, बिब, बच्चे के लिए वॉश क्लोथ और माँ के लिए सैनिटरी नैपकिन जैसी नई वस्तुएं भी शामिल है। तो 1500 रुपए की ये एक किट है, लेकिन देरी क्यों की जा रही है खरीदने में? माँ और नवजात शिशु को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सटेंशन को लेकर भी एक अपडेट देना चाहेंगे। गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए होने वाली भूमि अधिग्रहण की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब लैंड एक्विजिशन के लिए धारा 19 के तहत होने वाली नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2024 तक की जा सकेगी। ये बड़ी अपडेट है। अब लोन पर आना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल सरकार की ओर से फिर लोन लिया जा रहा है।
जुलाई के महीने के लिए, और ये 500 करोड़ का लोन लिया जा रहा है। इसके लिए अगले कल ही नोटिफिकेशन हो जाएगी और माना ये जा रहा है कि जुलाई महीने का गुजारा 500 करोड़ से होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब से लेकर ये नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर कितना लोन यहाँ सरकार ने ले लिया है? 3,400 करोड़ तक की ये राशि अब हो जाएगी। और दिसंबर महीने तक केंद्र सरकार ने जो लोन की लिमिट दी है वो सिर्फ 6,000 करोड़ ही है। तो यानी कि 3,400 करोड़ अभी लोन ले लिया गया है। अगर इस 500 करोड़ को भी हम उसमें ऐड करें जो जुलाई के लिए लिया जा रहा है, और 6,000 करोड़ ही कुल लिमिट है दिसंबर तक, तो इसके बाद काफ़ी कम राशि एक तरह से लोन लिमिट के तौर पर सरकार के पास बच जाएगी। अगले 5 महीने का गुजारा करने के लिए सिर्फ अब 2,600 करोड़ की लिमिट ही बची है। कैसे गुजारा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब बार बार सरकार दावा कर रही है कि कुछ नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच कोई ज़्यादा मुनाफा हमें अभी तक नज़र आया नहीं है। जो कदम भी सरकार की ओर से उठाए गए हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोन बार बार लिया जा रहा है और दिसंबर तक की अवधि पर भी यहाँ गौर किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बीच कर्मचारियों की पेंशन, सैलरी का, सारी चीज़ों का भुगतान होना है। डीए एरियर की उम्मीद लगाकर भी बैठे हैं, लेकिन कैसे संभव हो पाएगा ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब तो जो एरियर और डीए के लिए या बाकी वित्तीय लाभों के लिए कुछ कर्मचारी इंडिविजुअली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वहाँ भी सरकार की ओर से यही तर्क दिया जा रहा है कि अभी वित्तीय परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। लेकिन इस तर्क को भी कोर्ट लताड़ लगा रहा है। तो अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।